अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की धरती से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे नौजवान से जिसने बहुत कम उम्र में सिंगिंग में अपना नाम पैदा किया। वो हर तरह का गायक है, हर तरह की मौसीकी पे गा लेता है, मौसीकी की धुनें भी तरतीब देता है। उसने म्यूज़िक में एमए किया हुआ है, म्यूज़िकोलॉजी में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एनसीए लाहौर से मास्टर किया। वो गायक है इस तरह से कि जो पॉप सिंगिंग है वो भी गाता है, इसके साथ क्लासिकल है, नीम क्लासिकल, गज़ल, हर सिन्फ में गाता है। वो बहुत अच्छी धुनें तरतीब देता है। वो एक सरकारी मुलाज़िम भी है, वो हाफ़िज़ कुरान भी है, जाट घराने में पैदा हुआ, तसव्वुफ़ से शग़फ़ है, गाने गाता है, बाकायदा इसकी तालीम ली। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में, बल्कि जहाँ कहीं भी पंजाबी ख़ास तौर पे जानने वाले लोग हैं वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर नज़र आते हैं। उनका एक कारनामा और भी है। उनका जो थीसिस था एनसीए में, वो हीर वारिस शाह को 5 मुख्तलिफ़ रागों में गाने से मुताल्लिक़ था। आज तक जब से वारिस शाह ने हीर लिखी है 300 साल पहले, वो एक ही भैरवी राग में गाई गई थी। सांवल ढिल्लों ने 5 मुख्तलिफ़ रागों में हीर को गाकर एक मुनफरद रिकॉर्ड कायम किया और पहला पाकिस्तानी होने का एजाज़ हासिल किया जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया। आइए मिलते हैं सांवल ढिल्लों से। हम सांवल ढिल्लों साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए मिलते हैं। नाज़रीन, पंजाबी ज़बान व अदब में वारिस शाह को एक ख़ास मकाम हासिल है। वारिस शाह की लिखी हुई हीर दुनिया भर में पंजाबी जानने, बोलने, समझने वाले उससे आशना हैं और हीर पढ़ी जाती है देहातों में, मज़ारों पर, दरबारों पर, मेलों में। और हीर वारिस शाह एक शाहकार है, मास्टरपीस है वारिस शाह का। और वारिस शाह की लिखी हुई हीर आज तक एक ही राग में गाई गई है और राग भैरवी। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस नौजवान ने एमए किया म्यूज़िकोलॉजी में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एनसीए लाहौर से। और इनकी ये स्पेशलाइजेशन है, थीसिस था उनका कि इन्होंने 5 मुख्तलिफ़ रागों में हीर को गाया। और आज उनसे ये जो 5 मुख्तलिफ़ राग उनके बारे में भी जानते हैं और फिर इसके साथ साथ उनकी लाइफ कैसी है, क्या करते हैं। और फैसलाबाद का ये नौजवान ये मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी नज़र आता है, प्रोग्राम करता भी नज़र आता है, जॉब भी कर रहे हैं ज़रूरी यूनिवर्सिटी में, और बहुत एक्टिव मुतहर्रिक, जो पॉप भी गा लेता है, जो क्लासिकल भी गाता है, जो फोक सिंगर भी है, बहुत कुछ जानता है, गाता है। ये हमारे शहर का एक ऐसा नादिर व नायाब हीरा है जो आज आपसे जिसकी मुलाकात करवाएंगे, आपसे आशना करवाएंगे। आप जानते हैं उन्हें, लेकिन आज हम उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों से आपको रोशनास करवाएंगे। सांवल ढिल्लों मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनके गांव आए हैं, 6 जीम्बे गरबी। ढिल्लों साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने वक्त दिया और हमारे व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर योर कमिंग। आपके आने का बहुत शुक्रिया। और मैं आपको सच्ची बताऊं कि फैसलाबाद में बीइंग आर्टिस्ट, अगर किसी कम्युनिटी का या जिन लोगों का मैं कोई चंद लोगों का फ़ैन, उसमें से आप हैं, तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप तशरीफ़। आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। ढिल्लों साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, ये ढिल्लों के बारे में तो हमने जो सुना है, ये जनाब तड़ लड़ाई, मार कटाई, फायरिंग शायरिंग, माजरत से ढिल्लों दोस्त नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन बहरहाल एक उनका खासा है ये
असला उनका जेवर समझा जाता है, लड़ाई झगड़े आम होते हैं दिलों के। तो ऐसे में आपको ये गाने का शौक़ कैसे हुआ? म्यूज़िक जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी की तरफ लौटने का कैसे ख्याल आया उस लाइफ से जो कि आम तौर पे आपके साथ मंसूब की जाती है आपकी कास्ट के साथ, तो वो कैसे ये सब ख्याल आया? इतना ये तो बड़ा नाजुक सा बड़ा खूबसूरत एहसास है। सर सबसे पहले तो मेरे अपने खुद के भी दोस्त कहते हैं कि ढिलों ते गाना दोनों कोई ऑपोजिट चीज़ा ने, और ये किस तरह से शुरू किया। मैं उनको अक्सर कहता था जब हम यहाँ पे फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ भी रहे थे ना, तो उन्होंने कहना कि तुसी ते ढिलों तो बड़े सख्त होंगे ने। मैं क्या असी इस साइड वाले ज़रा ढिलों जड़े ना सॉफ्ट स्पोकन ने, और वो बंदूकों वाला जैसे आपने कहा कि वो एक शुरू से हमारे जो है मेरे परदादा जी जो हैं वो सूफ़ी दरवेश जो है वो है तसव्वुफ़ की एक जो है ना वो एक क्या उसको कहते हैं सनफ़ थी बचपन सिन्फ हो गई। सिन्फ जो है। अच्छा, यानी तसव्वुफ़ से आपके एक नस्ल दर नस्ल आपका एक लगाव है। बिल्कुल। और दादाजी आपके? मेरे परदादा जी परदादा जी जो हैं बाबा जी वली दादुर्फ बाबा बोड़ शाह, और मैं वहाँ पे भी आपको लेके चलूँगा। 170वां उर्स होता है 24, 25, 26 मुहर्रम को। अच्छा। वरना जैसे आपने कहा कि इस फैमिली में गाने का तो कोई था नहीं, लेकिन मैं अक्सर औकात कहता होता हूँ कि गाने वाले आपको 10,000 में से 9,000 अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन सुनने वाले नहीं मिलेंगे। तो मेरा ये जो ख़ानदान था ना, ये सुनने वाला बहुत खूबसूरत था। तो इस वजह से मुझे बाबा जी और वालिद साहब जो है वो हीर वारिस शाह जो है वो पढ़ा करते थे। अच्छा, हीर के साथ यानी आपके इस हीर वारिस शाह जो है उसके साथ आपका रब्त, आपका ताल्लुक, आपका लगाव नस्ल दर नस्ल है। बिल्कुल। दिलू साहब, इससे पहले कि प्रोग्राम आगे बढ़े, मेरी ख्वाहिश होगी सर कि आप हीर वारिस शाह को थोड़ा सा सुनाएं। सर प्लीज़। पहले तो उसमें क्या आपने जब 5 मुख्तलिफ रागों में गाई है, ठीक है, तो उनमें राग भैरवी शामिल है? जी बिल्कुल, उनमें राग भैरवी, क्योंकि देखिए अगर आपने किसी को फ्लेवर देना है ना, तो उसकी ओरिजिनलिटी कम से कम आपको उसको दिखानी पड़ेगी कि ये ओरिजिनल है, जिसको लोगों को रिकॉग्नाइज है। अच्छा, ये फरमाइए कि NCA का जो दौर था वो कैसा रहा? बहुत ही एक ज़बरदस्त कॉलेज है, आर्ट्स में इससे बेहतर क्या हो सकता है? सबसे पहले तो उसकी शुरुआत में आपको बताता हूँ कि जैसे ही मैंने अपना ना जो है वो ICS कंप्लीट कर रहा था, तो मुझे आदत थी सर कि मैं ना अक्सर औकात गुनगुनाता हूँ। सिंगर्स को होता है कहीं ना कहीं वो रूह के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं। तो वहाँ पे मैं मिलवाऊँगा भी आपसे इंशाल्लाह। डॉक्टर आमिर थे, रेडियोलॉजिस्ट हैं मेरे बड़े प्यारे, मैं मोहसिन भी कहता हूँ, और मैं अक्सर औकात कहता हूँ कि मोहसिनों को याद रखना चाहिए। और उन्होंने मुझे कहा यार तुम अच्छा गाते हो, तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा अभी जो है वो कंप्लीट होने वाला है तकरीबन ऑलमोस्ट ICS। तो उन्होंने मुझे कहा तुम NCA चले जाओ। तो मैंने कहा ये NCA क्या है? तो उन्होंने मुझे कहा यार वो एक ड्रामा कॉलेज जीन्स लगता होता था, तो जिसके अंदर ये सारे एक्टर्स आते थे। तो मुझे तो उस वक्त इतना शौक हुआ, क्योंकि बचपन में हम ऐनक वाला जिन देख रहे थे, तो मैं अपनी वालदा को कहा करता था कि माँ जी एक दिन मैं TV से चले जाना। तो उन्होंने मुझे टालने के लिए कहना नहीं बेटा आपको होर लोग होंगे ने जो TV में आते हैं ना। तो तब मुझे उन्होंने NCA का बताया, और मैं फिर NCA गया, और NCA वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट कॉलेज ऑफ द पाकिस्तान। अब वहाँ कोई मोहब्बत नहीं परवान चढ़ी? कोई एक आर्टिस्ट, एक गायक, सिंगर, म्यूज़िकोलॉजी में MA कर रहा है, मास्टर कर रहा है, और फिर आपके ज़ाहिर सब एक से बढ़ के एक स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन कहीं ये दिल उधर नहीं छोड़ा है? अब मैंने ना सारी बातें जो है वो सर अपने पेरेंट्स की जो है ना उनको उनके इस चीज़ के मैं अगेंस्ट गया कि मुझे म्यूज़िक पढ़ना है। ख़ानदान कुछ नहीं चाहता था कि आप म्यूज़िक पढ़ें इसको ना, लेकिन मुझे शौक़ था। लेकिन अम्मा ने मुझे जाते हुए ना कहा कि जिस ख़ानदान से या जिससे तुम्हारा ताल्लुक़ है तो वो एक तसव्वुफ़ भी है और लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और तुम ये करना चाह रहे हो करना, तो पुत्र 2 काम नहीं करने। एक तो तुमने किसी नशे वाली साइड पे नहीं जाना, तो एक कुड़ियाँ तो बचना है। अल्लाह माशाअल्लाह। तो वो एक माँ की जो जैसे मैंने कहा कि तो ख़ानदानी जो तलकीन होती है, तो यकीन मानिए कि मैं पहली दफ़ा ना जब इंटर हुआ ऑडिटोरियम में ना, तो वहाँ पे हमारी ना एक मैडम थी, मैं उनका जिक्र भी कर देता हूँ, मैम मल्ली है ना। तो मैं जैसे ही विजुअल आर्ट्स की हमारी एक क्लास होती थी, तो मैं जैसे ही ना ऑडिटोरियम में इंटर हुआ ना, तो मुझे कहती हैं तुम कहाँ से आए हो? अब ऑडिटोरियम में पूरे पाकिस्तान में से 500 से 600 लोग होते हैं, डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट से इकट्ठे होते हैं एक टाइम पे। तो मैं इंटर हुआ, मुझे कहती कहाँ से आया तुम? तो मैं टिपिकल अंदाज से डरिया हुआ, मैं जी मैं तो फैसलाबाद हुए हैं। तो वो मुस्कुराना शुरू कर दिया उन्होंने कि मैं तुम्हें अभी पूछ रही हूँ, पता नहीं NC ने किन लोगों को जो है वो दाखिला देना शुरू कर दिया। तो दैट टाइम मुझे थोड़ा सा वो लगा भी
कि शायद ये इनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि बहैसियत सेल्फ रिस्पेक्ट को आप जो है वो करते हैं, मुझे तो बचपन से सिखाया ही गया था। अच्छा खैर, विजुअल आर्ट्स के ना वो होता है कि सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स आते हैं, वो आके बताते हैं फिल्म एंड टीवी क्या है, टेक्सटाइल क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, स्कल्पचर क्या है, म्यूजिकोलॉजी क्या है। उस दिन हमारे एचओडी साहब आए, उन्होंने आके लेक्चर दिया, उन्होंने कहा हमारे बच्चे परफॉर्म करके आपको बताएंगे प्रैक्टिकली, थ्योरी मैंने बता दी। मैंने पहली दफ़ा ओरे पिया गाना गाया राहत साहब का। यकीन मानेंगे आप कि एक वहाँ पे ऑडिटोरियम में एक हमारी दोस्त, अभी मैं जिक्र नहीं करता, मुझे गिटार गिफ्ट किया पहली दफ़ा उन्होंने। और मैडम मल्ली जो है वो स्टेज पे आके उन्होंने कहा कि मैंने पिछले हफ्ते जो बात कही थी मैं अपने अल्फाज वापस ले। अरे वाह, क्या बात। जी, सांवल ढिल्लों साहब का घर है, नाश्ते की मेज़ है, उनके बड़े भाई आमिर साहब हैं, उनके बेटे मौजूद हैं, भतीजा मौजूद है, बातें करते हैं उनसे। बहुत ही खूबसूरत फैमिली है जिनका तसव्वुफ़ से बहुत गहरा लगाव है, रब्त है, और नस्ल दर नस्ल इस जो एक ख़ास एक सिन्फ कह लें मज़हब की, या बाज़ लोग इसको उस तरह से नहीं लेते, लेकिन प्योरिटी की जो ख़ास एक प्रोसेस है, हम तो इसको इस तरह लेते हैं कि प्योरिटी के लिए जो ऑब्जेक्टिव है प्योरिटी का वो है तसव्वुफ़। आज इस हवाले से भी बात करेंगे, सांवल ढिल्लों साहब के खाने पीने की आदत, ये फ़िट कैसे रहते हैं, इतना खाते हैं तो फ़िट कैसे रहते हैं, और अगर खाते हैं तो लेकिन शादी की बात तो की नहीं हमने, बच्चों की भी नहीं की। ढिल्लों साहब, पहले तो ये बताएं आपके बच्चे कितने? सर अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने 3 बेटों से और 1 बेटी से नवाजा है। शादी हुई है ना? शादी हुई है बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने और 3 बेटे? 3 बेटे और 1 बेटी और 1 बीवी? 1 बीवी ही रखने का अच्छा, फ्यूचर भी प्लान है मेरा। ओके ओके। अच्छा, मैं समझा 3 बेटे और 1 बेटी, और शायद मतलब आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, अभी तक मेरा कोई प्लान अभी नहीं प्लान। अभी प्लान नहीं। आपका नहीं है, अगर किसी और का बन गया तो मतलब कोई और आपसे ज़बरदस्ती कर ले शादी? कोशिश करेंगे सर, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस से सीखता है बंदा। हाँ। तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस ही अच्छा देखिए, है। पहला जब एक्सपीरियंस अच्छा हो बिल्कुल, तो फिर तो मतलब आगे बढ़ना चाहिए, और अगर अच्छा ना हो जिनका, उनको नहीं बढ़ना चाहिए। आपकी वो कहते हैं जी पहला ही नहीं तजर्बा अच्छा होया तो असी होर करके की करना। तो जब पहला तजर्बा अच्छा हो तो फिर आगे बढ़ता है ना बंदा। देखिए जो मेरी फील्ड है ना, उसके अंदर तो कहीं ना कहीं मैं मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर जाता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक सहर और जादू का एक समा होता है, लेकिन मैं जैसे कहा आपको कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट में और एक दिल फेंक आर्टिस्ट में बड़ा फ़र्क होता है कि हमें बहुत सारी ऐसी जो है वो फैमिलीज़ के अंदर भी जाना पड़ता है कि जहाँ पे हमें अपने आप को कंजर्वेटिव रखना पड़ता है और वो टैकल करना पड़ता है। बीइंग आर्टिस्ट आप कोशिश करते हैं कि मुझे ना अपनी उस चीज़ को जो है वो लोगों को खुश भी करना है और कहीं ना कहीं किसी का दिल भी ना टूटे, तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखता हूँ मैं। आप माशाल्लाह बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। आप भी नहीं चाह रहे कि बच्चे का दिल ना टूटेगी ना, आप चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बच्चे का दिल टूट जाए, उसकी बातें सुन रहे हैं, बल्कि सुने ना क्या कह रहे हैं। कह रहे बाबा मैं अभी घर चला, तो वो उनको नात किसने सुनानी है? अच्छा चले, आप नात सुना के चले जाए। आप नात सुना के फिर चले जाए। ये माइक दें जी, लोग माइक दें जी, सरदारियों वाली नात मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा। ये ढिल्लों साहब के बच्चे भी गा लेते हैं। सरदारिया तालिया मोहम्मद उते खत्म हो गई हैं। ये जी मोहम्मद मूसा है। अच्छा। और ये मेरा अभी से मुझे लगता है थोड़ा सा कि सूफी मिस्टिक बंदा है। चलो अभी आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, ठीक है? ओके, थैंक यू। अच्छा तो अच्छा, ये शादी कैसे हुई आपकी? ये बड़ी, मुझे इसमें बड़ी दिलचस्पी होती है, क्योंकि आप जैसे खूबसूरत नौजवान जो अच्छा गाते हैं, तो एक तरफ पाँव में वो जंजीरें होती हैं जो घर वालों की हदायत की शक्ल में आपने उनका ख्याल रखना होता है, बिल्कुल। एक तरफ दिल होता है, जज्बात होते हैं, और फिर तीसरा आपके साथ एक और मामला है कि आप आर्ट से रिलेटेड हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सारे बैलेंस को कायम रखना। बिल्कुल। मैं ना अक्सर औकात कहता होता हूँ कि मैं जैसे आपसे जिक्र कर रहा था कि जब मैं ऑडिटोरियम में NCA में गा रहा था तो उस लड़की ने मुझे आके गिटार गिफ्ट किया, तो मेरे लिए तो वो था कि बस उनको मेरा गाना अच्छा लगा, लेकिन उसके तकरीबन कोई 1 मंथ के बाद उसने मुझे जो है वो
प्रपोज किया ओ शादी के लिए, और उसके अब्बा बड़े माशाल्लाह से अच्छे जो है वो सेटल्ड भी थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स की तरफ से आपको वालदा की तरफ से था। सर देखिए, वक्ती तौर के ऊपर ना जो आप किसी के साथ जो है वो कोई बात करते हैं, किसी को मना करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता है जब वक्त गुजरता है ना, तो वही बंदा आपको कॉल करके कहता है कि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा। तो एक आर्टिस्ट को वक्त के ऊपर जो भी चीज़ उसके पास आ रही है या वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहा है, वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं हो सकता। वो क्रिएटिव है, वो 2 + 2 4 को नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है कि मेरे इस फैसले से इसका क्या नुकसान होएगा, मेरा क्या नुकसान होएगा, अगर वो सेंसिटिव और समझदार है तो। यानी ढिल्लों साहब ने अपने इस फ़न को, जो खुदादा सलाहियतें हैं, इनको दिल लगी का ज़रिया नहीं बनाया। बिल्कुल ढिल्लों साहब, तो फिर मतलब नहीं इरादा शादी का भी आपका कोई और? सर मतलब ठीक है, वैसे ये पता है मुझे, प्रोग्राम देखने के बाद भाभी ने हमें जो कहना है, बुरा भला कहना है कि मेरे खामद को उकसा रहे हैं, लेकिन ये इस बात पे उन्हें खुशी भी होगी कि मुंडा पैरों दा पक्का है। नहीं, मैं ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਨਾ ਵਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਨਗੁਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? मैं उस मेले ਨੂੰ सिर्फ मेले ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, मैं ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ नहीं लेके आंदा। मेरे वास्ते सब तो खूबसूरत जनाब ने। वाह 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 वाह, क्या बात। जब तक आप लफ्ज़ों की खट्टी खाने के अहल हैं, आप दुनिया मार नहीं खा सकते। ये आर्टिस्ट लोग भी बड़े जालिम होते हैं, घर वाली को बहुत खूबसूरत अल्फाज में ये बस यकीन दिला देते हैं कि जनाब आप जैसा तो है ही कोई नहीं। सांवल ढिल्लों साहब के बड़े भाई आमिर साहब मौजूद हैं। आमिर साहब से जानते हैं, बड़े भाई से ज़्यादा कौन जानता है किसी शख्स को, अपने छोटे भाई को। तो आमिर साहब बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है इनकी, सांवल ढिल्लों साहब की। क्या आपके जज्बात हैं, बचपन कैसा गुजरा, बचपन में कैसे थे ढिल्लों साहब, आपके छोटे भाई? सांवल जो था, ये पहले दिन से ही ये एक अनमोल चीज़ है जी। हाँ, हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों में से सबसे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन भी इसकी है, और हमें लगता है कि ये बहुत प्यारा है, शायद दुनिया को भी ये लगता हो। लेकिन मेरे बाप की ख़ुसूसी मोहब्बत थी इससे, इनसे बहुत प्यार था। वो इसके गले की वजह से था, या इसकी खूबसूरती की वजह से था, या इसके इल्म की वजह से था। ये सूफ़ीज़म भी हम सब भाइयों से ज़्यादा जानता है, क्योंकि पढ़ा लिखा ज़्यादा है ये। और बचपन में भी ये नात ख्वानी करता था। हमने तो नहीं इतनी की, हम भी कुछ कुछ गुनगुना लेते थे, लेकिन सांवल ने अपना नाम पैदा किया। सांवल साहब के भतीजे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आमिर साहब के बेटे, बेटे क्या नाम है? ताहा। ताहा साहब, ये फरमाइए, आपके चाचू तो यार बड़े पॉपुलर हैं, बहुत इनको दुनिया जानती है, बड़ा अच्छा गाते हैं। तो जब इनको आप देखते हैं मीडिया पे, चैनल्स पे, तो क्या फीलिंग्स होती हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो ये चाचू जो हैं आपसे, कोई आपका ताल्लुक़ इनसे कैसा है? बहुत अच्छा। मतलब ये कि आप इनसे डरते हैं या मतलब ये प्यार करते हैं, कैसा होता है इनका रवैया? ये प्यार करते हैं। सांवल साहब के बड़े बेटे मोहित साहब, पापा के बारे में कुछ बताएं ना ज़रा। पापा तो मेरी बात भी मानते हैं। अच्छा, ओए होए होए यार, पापा कितने अच्छे होते हैं, बच्चों की बातें मानते हैं और बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो चीज़ें भी लेके देते होंगे, है ना? वाह, ऐसे पापा तो फिर सबके होने चाहिए ना। ये गाता भी है। अच्छा, आप कुछ इससे कहें सुनाओ तो ना मैं थोड़ा इसको सा, गाता हूँ। वो वाला कौन सा कुछ ना कुछ सुनाओगे? सुनाओ। पानी पे आया वाला लाली हो गया, वाह समुंदर से राते बने रहते ये हो गया। ये कह रहा है कि पानी पंजा दरिया वाला नदी हो गया, मुंडा पिंड दा सी शहर जाके शहरी हो गया। शहरी हो गया। वाह। सांवल ढिल्लों साहब, जो नाश्ते की मेज़ पे बात हुई है,
अब यहाँ कोई नहीं सुन रहा, तो वो अब भी बता दें, मौका है। मतलब कोई गड़बड़ शड़बड़ करते हैं? नहीं सर, कभी भी इस तरह से नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि इवेंट्स के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे जो प्यार करने वाले होते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि इख्तियार जो है वो आपके बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हत्तुल मकान जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से मैंने कहा कि आप कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो है वो आपने फ़ैसला लेना आपके लिए बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको भुगतना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं वो भुगतने के अमल से हमेशा ही डरता हूँ। अच्छा, आपके अंदर एक डर है, खौफ है, ये डर और खौफ निकाल क्यों नहीं देते? इससे जान छुड़ाने की क्यों नहीं तदबीर करते? ये तो खा जाता है बंदे को। ये जिसको आप डर और खौफ कह रहे हैं ना, मुझे ये लगता है कि ये एक एहतियात है। एहतियात भी नहीं है ये डॉक्टर साहब, ये मेच्योरिटी है मेरे ख्याल से। और मैं जैसे आपको कहा कि मेच्योरिटी जो है ना वो आपको बताती है, जब आप एक्ट करते हैं ना 16 से 20-25 साल की उम्र में, तो आपकी अक्ल पीछे होती है, एक्ट पहले होता है, उसके बाद अक्ल साथ आती है, वो कहती है यार नहीं करना। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मुझे जो मैं कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे साथ साथ मेरा माइंड ये बता रहा होता है, बस उसकी करम नवाजी है, क्या ठीक है ठीक नहीं। तो मैं ढिल्लों साहब, आपकी बातों से ना मुझे एक वाक़या याद आ गया। प्लीज़ सर। वो एक दिन, ये आजकल फ्रॉडिया बड़ी कॉल्स करते हैं, कभी बैंक से बन के, कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के। तो आप जो इतने मुहतात हैं ना हर मामले में, हर मतलब हमारी तमाम कोशिशें नाकाम बना दी हैं, कुछ बता ही नहीं रहे। तो वो मुझे एक दिन कॉल आ गई, कहते जी, अब वो मैं इतनी कॉल सुन चुका फ्रॉडियों की कि मैं बस सुनता ही नहीं, वैसे बंद करना कि यार कोई और कर लब लो। अच्छा, वो इसी तरह कॉल आई तो कहती जी मैं फ़लाँ बैंक से बोल रहा हूँ, आपके जो कार्ड है वो चेंज हो रहा है, आपके अकाउंट में ये कर रहे हैं फ़लाँ, तो आप ये कर रहे हैं। थोड़ी सी अभी शुरू हुआ ना, मैं अच्छा पहले तो मैं लड़ पड़ता था जब कॉल आती, फिर मैंने कहा यार क्या कर लड़ा, ये बेचारे इनका अपना काम है, हम अपना। तो मैंने कहा भाई बात ये, कोई और बंदा ढूंढ लें यार। ऐसे ही। तो आगे से पता क्या कहता, आज तो जिन्हों फोन करन डे कोई पढ़िया लिखा ही मिलता अगों। खूबसूरत बात है ये बिल्कुल आपकी। आज तो कहता सुबह तो जिन्हों फोन कर रहे हैं कोई पढ़िया लिखा ही मिलता है। तो ये सर बात है। ये है कि आप हमारी बात पता नहीं आज जो भी सवाल करते हैं, आज आपकी सारी दानिश जो है आज जमा होके सामने आ गई। मैं तो दसदा बहरहाल ये मैच्योरिटी का एक लेवल है जी, कि ये जो बातें हम प्यार मोहब्बत इश्क की करते हैं, इसकी भी एक उम्र होती है। आपको वो स्कूल दिखाते हैं जहाँ से सामल ढिल्लों साहब ने यहाँ प्राइमरी की थी, प्राइमरी पास किया था। तो वो स्कूल जहाँ बचपन की यादें, बचपन के दिन, वो सब कुछ माजी में ले जाएगा इन्हें। आज पुराना स्कूल देखने जा रहे हैं। बस ये अपना जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है, जिसको मैं कहता हूँ कि ਉਹ ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਜੀਨੇ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਆਈ ਐਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ इन्हीं गली मोहल्लों में पल पढ़ कर जवान हुए। बिल्कुल ऐसे ही। और इससे तो बहुत फिर आपकी यादें, हाँ बिल्कुल आपका ऐसे सारा ही। बचपन और ये सब स्कूल है जी मेरा। अच्छा, ये वो प्राइमरी स्कूल है जहाँ से अभी हाई हो चुका है जी, अभी हाई हो तब चुका प्राइमरी था। है। बिल्कुल ऐसे ही। और प्राइमरी आपने यहाँ से की। मैं प्राइमरी यहाँ से की। आइए जी देखते हैं, ये वो स्कूल है जहाँ से प्राइमरी का इम्तहान पास किया सावल ढिल्लों साहब ने, जिन्होंने बाद में म्यूज़िक में एमए किया। हमारा जो पहला और जो लास्ट वाला पीरियड होता था, हाँ हाँ, वो इस जगह के ऊपर हुआ करता था, इस प्लॉट के अंदर होता था। और ये वाली ये जो दीवार थी, जैसे मैंने कहा कि ये उन दिनों की बात है जब लोग सच्चे और मकान कच्चे हुआ करते थे। वाह। तो ये दीवार जो थी ये कच्ची थी। हाँ। और इस दीवार से हम यहाँ से बाहर भी ऐसे देखते थे कि जैसे ज़िंदगी का सफ़र हमारा उस तरफ शुरू होएगा। वाह वाह लेकिन वाह। ज़िंदगी का सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ से शुरू हुआ। फिर वो उस दौर में तो कई दफ़ा जब जी नहीं चाहता होगा पढ़ने को, दीवार फलांग के भाग भी जाते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी कभी तो ऐसे होता था कि मैं आपको बताता हूँ कि कभी छुट्टी को दिल करना तो किसी ने कहना कि यार आप ना बुखार का बहाना करें, तो उस बुखार के बहाने को भी हम ज़रा थोड़ा प्रोलॉन्ग कर देते थे कि बारिश अगर आ जानी तो बारिश भी अल्लाह मियाँ से मांगते थे कि 8:30-9 बजे तक कम से कम होती रहे। और हमें जो है वो क्या बात है जी, बचपन की यादें, बचपन की बातें, वो प्राइमरी स्कूल, वो क्या एक अलग दौर होता है। बिल्कुल स्टार्ट होता है बंदे की ज़िंदगी का, पहला स्कूल होता है। सावल ढिल्लों साहब के उस्ताद सफ़ीर साहब आज मौजूद हैं, जिन्होंने इतना एक ऐसे शागिर्द को
पढ़ाया, ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाया कि आज उस स्टूडेंट के नाम के डंके बजते हैं। उसने एक नाम पैदा किया पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में पंजाबी जानने वालों को और म्यूज़िक से दिलचस्पी रखने वालों को। तो सफ़ीर साहब से जानते हैं सर, इनके कुछ बताइए, आपके पास जब ये पढ़ते थे तो किस तरह के स्टूडेंट थे? माशाल्लाह जी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे। शुरू से माशाल्लाह यहाँ पर नाते पढ़ते थे और माशाल्लाह मिली नगमे गाते थे और माशाल्लाह ये तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्होंने बहुत सारे मुकाबला जात विन्स किए। हमें इन पर बहुत फ़ख्र है। सर ये मेरा क्लासरूम था और उस वक्त इस स्कूल के अंदर 2 ही कमरे थे। एक ये वाला था, एक साथ वाला रूम था और बाकी जो जितने भी पीरियड्स होते थे वो बाहर ही होते थे। और इस जो है वो कमरे के साथ हमारी इतनी यादें वाबस्ता हैं कि जैसे मैंने आपको ये कहा ना कि कलर खादी कंध वर्गा वा ले नहीं मेरे नाल खिलौना, तो मैं बुल्ले दे अलफ दा पांदी बे नहीं मेरे नाल खिलौना। ਇਹ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਵਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਂਵਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲਮਹੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਵੇ। आपने एनसीए से म्यूज़िक में एमए किया, तो वहाँ आपके असातिज़ा जो कौन कौन थे, जो कोई ख़ास कोई नाम ले ना? मैं बिल्कुल बताता हूँ। जो अल्लाह उनको जन्नतों में उनका घर करे, जो हमें वोकल की ट्रेनिंग कराते थे वो उस्ताद हबीबुर रहमान पटियाला घराने से थे। और जो हमें तबला जो है वो सिखाते थे वो उस्ताद रज़ा शौकत हुसैन साहब, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम तबला नवाज जो है। क्योंकि रिदम जो होता है ना गाने में, वो कहते हैं बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। तो रिदम इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द म्यूजिक। सुर और ताल का फ़र्क समझाइए ज़रा हमारे व्यूअर्स को। मैं बताता हूँ, जैसे मैं अगर आपको बताता हूँ कि मैं अगर कहूँ सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अब ये एक रिदम के अंदर मैं फिक्स होके कह रहा हूँ। कैसे? धा तिन तिन ता धिन धिन, धा तिन तिन ता धिन धिन, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। ये साम है मेरा, ये रिदम चल रहा है। अगर मैं इसको मिस करूँगा, मैं आउट होऊंगा, तो लोग मुझे उसी वक्त पकड़ लेंगे कि नहीं। ये क्या है? ये रिदम है। रिदम जो ठेका, जो ये जो धा धिन धिन ता धिन धिन, और ये हर ठेका, ये ताल है। ये ताल है और ये ताल हर बेताला नहीं होना चाहिए। बेताला नहीं, बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। सुर क्या है? सुर हर वो आवाज़ जो आपको सुकून पहुंचाती है, हर वो आवाज़ है जिससे आप बेहंगम शोर पैदा नहीं होता, वो सुर है। जैसे मैं कहता हूँ कि पूरी कायनात को अगर आप देखें ना, मुझे अक्सर औकात लोग सवाल करते हैं म्यूज़िक कहाँ है। मैं क्या, कायनात को देख लें। सूरज कभी बेटैमा आया है, रात कभी बेटैमी आई है। सर्कल ऑफ लाइफ को देखें तो वो सारे का सारा सुर में। ज़ात ने क्रिएशन ही सुर में की। सांवल ढिल्लू साहब के परदादा जी बाबा जी वली दाद अलमरूफ पीर बोड़ शाह, देखते हैं उनके मज़ार पे चलते हैं और ये नस्ल दर नस्ल तसव्वुफ़ से वाबस्ता हैं, रूहानियत से वाबस्ता हैं। ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਲੀ ਦਾਦ ਉਰਫ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਦਰਬਾਰ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਸਬਕਤ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਫੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੋੜ ਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੋੜ ਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੋੜ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੋੜ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੋੜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋੜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਰ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ढिल्लों साहब सूफिया के दरबारों पे आए और फिर आपसे कुछ वारिस शाह का कलाम ना सुने। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆ ਭਜ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੂਠਾ साथों कीमत ले जा मट दीवे तकदीर अल्लाह दी नू कौन मोड़े। इस वेले जिथे मैं खड़ा हुआ है मेरे वालिद मोहतरम ने, मतलब मैं समझदा हाँ कि ज़ात तो बाद अगर कोई कायनात है तुहानूं लियाउण वाला है तो जनाब सन। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पहुँचे हैं और एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है इनकी शख्सियत का। पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट जो है PRP कहते हैं उसे, उसमें जॉब करते हैं ढिल्लों साहब। आइए इनका शोबा देखते हैं। ढिल्लों साहब FM रेडियो जो ज़रई यूनिवर्सिटी का और आप PRP में होते हैं, तो ये जो रेडियो चैनल आप चलाते हैं, रेडियो स्टेशन जो है, ये आपकी ऑडियंस कौन है? सर हमारी जो ऑडियंस है यहाँ पे, पहली बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का ये जो रेडियो है ये प्योरली हमारे किसान भाइयों के लिए है। इसके अंदर हम हमारे वाइस चांसलर साहब की हिदायत होती हैं और उनकी पूरी की पूरी टीम जो नीचे रिसर्चर्स होते हैं, जिनकी वीट कैंपेन जिस तरह से चल रही है, उनकी टीम है पूरी की पूरी। तो इसके ऊपर हम बैठ के हमारी जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ के अंदर जो भी हमारी यहाँ पे आपको पता है 40 किलोमीटर्स की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो जाती है, जिसके अंदर हमारे किसान भाई आते हैं ताकि हम उनको अपने प्रोफेसर्स की, हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो बीजेस के बारे में बता सकें, उनकी रिसर्च के बारे में बता सकें। फिर इस दे नाल साडी यूनिवर्सिटी दे जिहड़े 22 क्लब ने, उन्हां 22 क्लब दे जिहड़े बच्चे ने वो जदों आउट ऑफ कैंपस जाके परफॉर्म करते हैं, कोई मैडल्स वगैरह हासिल करते हैं, अचीवमेंट्स उन्हां दी कुछ होंदियां ने, असीं उन्हां नूं भी अपने प्रोग्राम दे विच डिस्कस करते हैं। आपका जो PRP डिपार्टमेंट है उसमें से जो पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं आप, उसके लिए जो आपको सफिशेंट सहूलतें मौजूद हैं, मुयस्सर हैं आप पास? सर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो वाइस चांसलर साहब की जो है वो सरबराही के अंदर जो चीज़ भी हमें जो रिक्वायर होती है वो हमारे कहने से पहले हमें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे PO साहब जिस तरह से मैंने जहाँ ज़ेबी जो है वो जहाँ ज़ेब भाई जो है वो इसको जो है वो देखते हैं और चीज़ें हमें फुली सपोर्ट रहती है वाइस चांसलर साहब की। सिटी हाउसिंग में पहुँचे हैं डॉक्टर आमर साहब से मिलने, उनके दोस्त हैं और वो यहाँ कुछ दोस्त मौजूद हैं। चाय का एहतमाम किया गया है सांवल ढिल्लों साहब के एजाज़। जी आज मेज़बान हैं इस बज़्म के डॉक्टर आमर साहब हैं जो डायरेक्टर हैं पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे शहर का फ़ख्र, मुमताज़ हेल्दी लाइफ एक्सपर्ट जो आजकल सोशल मीडिया पे भी छाए हुए हैं, डॉक्टर शहजाद बसरा साहब।
और इनके साथ साथ पाकिस्तान के एक बहुत ही होनहार फर्जंद, एक शायर, एक अदीब, एक अफसाना नगार, एक ड्रामा नगार, एक एक्टर जो रेडियो पे सदाकारी भी करते रहे, टीवी पे प्रोग्राम भी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक डॉक्टर कमर बुखारी साहब मौजूद हैं और डॉक्टर आमिर साहब के वाले साहब भी मौजूद हैं। उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत है सावल ढिल्लों, कैसे, क्या कहते हैं उनके बारे में, क्या जज्बात हैं उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके तासरात क्या हैं। डॉक्टर शहजाद बसरा साहब से आगाज़ करते हैं। मेरा तारफ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दौर से है कि जब सावल ढिल्लों नए यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस हुए तो एक हैरान कौन था कि एक इतना पढ़ा लिखा नौजवान जो कि पंजाब की धरती और पंजाब में जिनके सर के ऊपर पग है, जटों का एक सपूत ढिल्लों, जब वो एक रवायती हमारा सूफियाना कलाम को एक पढ़े लिखे अंदाज में, चूँकि मौसीकी के ऊपर उनकी बहुत अच्छे अदारों से उनकी सारी तरबियत है, तो राग को भी जानते हैं, वो सूफियाना कलाम को भी जानते हैं और उन नई रागनियों को सूफियाना कलाम के अंदर कैसे उन्होंने एडजस्ट करना है। और हमारी पुरानी जो एक मखसूस एक हमें नज़र आती है, हम सुनते थे कि हमारे सूफियाना कलाम को उसको नई जहतें कैसे देनी है, तो इन्होंने कमाल कर दिया। डॉक्टर आमिर साहब, आप भी सावल ढिल्लों साहब को जानते हैं, आपके बारे में बहुत खूबसूरत जज्बात रखते हैं ढिल्लों साहब, और ये कह रहे हैं कि मुझे NCA का रास्ता डॉक्टर आमिर साहब ने दिखाया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है NCA के रास्ते वाली, कि सावल ढिल्लों जो से ना सिर्फ मेरा छोटा भाई है, ये मेरे कज़न भी हैं। तो इनके जो बड़े भाई आमिर ढिल्लों, हु वाज वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, हम कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त थे। तो हम एक बार्बर शॉप पे बैठे हुए थे, तो वो भी हमारे दोस्त थे। तो मुझे वो कहते हैं, आपको पता कौन है? मैं कहती मुझे पता है। कहते हैं आमिर का छोटा भाई है उमर। सावल तो इनका गायकी वाला नाम है, वैसे नाम इनका उमर ढिल्लों है। अच्छा, तो मैंने कहा जी मैं इनको तब सिंगर मानूंगा। तो इन्होंने कहा, मैं आपका फेवरेट सिंगर कौन है? कहते शफ़क़त इमारत अली ख़ान। मैं कहा जी आप यहाँ तो मुझे मनाडे का कोई सॉन्ग सुनाएं, या आप इस तरह करें मुझे ग़ुलाम अली की ना कोई गज़ल सुनाएं। तो इन्होंने ग़ुलाम अली की वो गज़ल सुनाई और ऐसा समा बांधा। तो मैंने कहा जी आप लाइफ में करना क्या चाहते हो? कहते हैं मैं चाहता हूँ कि एज ए प्रोफेशन इसे अपनाऊँ। तो उन्होंने कहा जी मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। मैं कहा जी अब ये दोनों चीज़ों में बड़ी डाइवर्शन आ रही है, हाफ़िज़ कुरान होना और साथ मैं इसको प्रोफेशन अपनाना चाहता हूँ। तो बाई चांस वन ऑफ माई कोलीग इज़ स्टडिंग इन द NCA एंड शी वॉज़ वेरी क्लोज टू द समीना पीरज़ादा एंड फ़रियाल गोहर। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि इस तरह मेरा कज़न है, वो आना चाहते हैं, तो म्यूज़िकोलॉजी में कोई ऐसा कोई ऑप्शन है? उसने कहा हाँ जी ऐसा है, मास्टर्स होता है वहाँ पे, BS होता है, आप उनको भेजें। अब उमर वहाँ पे चला गया। अब उमर जब वहाँ पे गया, वो दुनिया ही और थी। तो वो पूछते हैं जी आप क्या करने आए हो? उसने कहा जी मैं गाना गाने आया हूँ। उन्होंने कहा जी गाना तो बहुत सारे लोग गाते हैं, और क्या आपके अंदर एबिलिटी है? उसने कहा जी मैं गाना ही गा सकता हूँ। तो कहते हैं उन्होंने मुझे माइक दिया, तो मैंने हीज़ वारिस शाह के कुछ चंद ना अशार पढ़े और बाई चांस उन्होंने वो माइक भी ऊंचा कर दिया। फिर उमर ने वो अशार पढ़े और पूरे NCA ने सुने, और उसके बाद चंद दिन बाद उमर को कॉल आ गई कि उमर आप NCA में आपको एडमिशन मिल चुका है। बुखारी साहब, सावल ढिल्लों क्या कहेंगे? सावल ढिल्लों के साथ मेरी बड़ी एक अच्छा टाइम गुज़रा और हम एक ही डिपार्टमेंट में थे, पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में। FM रेडियो में इनकी अपॉइंटमेंट हुई, मैं FM को उस वक्त इंचार्ज था। सावल ढिल्लों के अंदर ये खूबी है कि ये एक न सिर्फ बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा सिंगर है, फिर इसके अंदर शायराना ज़ौक़ है, फिर सूफियाना जो एक इसके अंदर सोच है वो भी। तो इनके साथ मिलके मैंने कई गाने भी तैयार किए। मैंने पहली दफ़ा इधर बेटे ने बुलाया ना, इनको सुना ना, ऐसा वजद तारी हुआ कि मैंने कहा बेटा बाकी को छोड़ो, इन्हीं से गलाते सुनाते पढ़ते रहो। यही आरफाना कलाम है सर, बहुत ही अच्छा गाते हैं, जितना इनकी तारीफ़ करें उतनी कम। आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं, ये हमें पता नहीं चला। बस डॉक्टर साहब ने रिवील कर दिया, तो मुझे लगा शायद कोई थोड़ा सा वो ना हो जाए जिसमें हमारे यहाँ ज़रा, जैसे मैंने कहा कि सूफ़ी का जो खुदा है वो चाबुक लेके नहीं बैठा होता,
तो मुझे ज़रा मुल्ला के खुदा से ज़्यादा डर लगता है कि वो वाह। चाबुक लेके बैठा होता है। तो आई ऑल्सो हाफिज़ कुरान, और मैंने 8 महीनों में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था सारा। ये वाह। मेरे पास मेरी जो है वो दावत इस्लामी का एक मदरसा है वहाँ पे सौचक में कुड़ीवाला में, तो वहाँ से मैंने हिफ्ज़ किया था कि मैं एक पारा जो होता है उसके अंदर 4 होते हैं, रब होता है, निस्फ होता है और पाव हम कहते हैं, आधा कहते हैं, पौना। तो मैं सुबह तकरीबन 5 बजे बैठता था और तकरीबन कोई 2.5 घंटे के बाद मैं पाव सुना देता था और फिर सबकी सुनाता था। तो 8 महीनों में मैंने हिफ्ज़ किया। हमें फिर वो जो आपका थीसिस है जिसमें 5 मुख्तलिफ रागों में आपने गाया हीर को, एक एक जुमला, एक एक शेर, या आप कह लेंगे एक मिसरा सुना दें या एक शेर सुना दें। मैं अपने थीसिस की जो वो 5 मुख्तलिफ ट्यून्स हैं वो मैं पेश करता हूँ। पहले मालकॉन्स के अंदर मैं सुनाता हूँ कि अगर हीर वारिस शाह दैट टाइम अगर वेस्ट में गाई जाती और उसके इंस्ट्रूमेंट होते वो वेस्ट के, तो उसकी कंपोजिशन क्या होती? क्या होते? सा सा ग म द नि सा सा नि ध म ग सा, ये 5 सुर का राग है मालकॉन्स आडव। अव्वल हमद खुदा दा विर्द कीजे, अव्वल हमद खुदा दा विर्द कीजे, इश्क की तासु जगदा मूल मियाँ, अव्वल हमद खुदा दा विर्द कीजे। वाह वाह। और अगर इसको जो है वो गाया जाता हमारे, जिस तरह से मैं कहता हूँ क्लासिकल फॉर्म में गाया जाता, तो राग भागेश्वरी में गाया जाता, तो उसकी क्या फीलिंग्स होती? अव्वल हमद खुदा दा विर्द कीजे, वाह। इश्क की तासु जगदा मूल मियाँ। वाह वाह सा नि वाह। ध नि सा म म ग म ध नि सा नि ध म प ध म ग रे सा, वाह सा ग म ध नि ध नि ध म ध नि म नि ध म ध म नि ध ग ध नि ध म प ध म ग रे सा। पहला आप ही रब ने इश्क की ते माशूक है नबी रसूल मियाँ। क्या बात, क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये मुख्तलिफ तरह की जो है वो ट्यून्स हैं जिसके अंदर, जैसे मैंने कहा कि म्यूज़िक के अंदर इतनी पावर है कि वो चैनलाइज करता है आपको, कहीं ना कहीं आपके मूड्स को डिफ़ाइन करता है। वाह, ज़बरदस्त। और क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, फाइनल मैसेज कुछ देना चाहेंगे? बस व्यूवर्स के लिए यही है कि आपकी जो है वो सपोर्ट जो है वो हमेशा किसी भी आर्टिस्ट को, कोई भी आर्टिस्ट या इंसान बड़ा नहीं होता, ये आपका प्यार और उसकी आपकी सपोर्ट जो है वो बड़ा करती है। और बाकी जिस तरह से मैं शहर फैसलाबाद से हूँ, तो मुझे मेरे जो है वो बड़ों ने भी यही सिखाया है, और कि आप खुद बड़े मत बने, लोगों को बड़ा बनाना जो है वो सीखें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत खूबसूरत मैसेज। सामल ढिल्लों की बातें आपने सुनी, उनके ख़यालात सुने, उनके बारे में, उनके दोस्तों की, उनके तासरात सुने, उनके साथ आज जो सारा दिन गुज़रा, आपने उनसे उनकी शख्सियत के बारे में लाजमी तौर पर एक बड़ा मुस्बत नतीजा अख़ज़ किया होगा। वो ना सिर्फ एक गायक हैं और मुख्तलिफ़ शक्ल की जो जितनी भी सिनफ़ें हैं उनमें गा लेते हैं, क्लासिकल भी गाते हैं, पॉप म्यूज़िक भी, उससे भी उनको शगफ़ है। और हीर को 5 मुख्तलिफ़ अंदाज़ों में, 5 मुख्तलिफ़ रागों में गाया, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है। NCA से
म्यूज़िक में उन्होंने एमए किया और एक आजकल पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे हम देखते पंजाब की मुख्तलिफ जो तकरीबात होती हैं उनकी जान होते हैं। तो सांवल ढिल्लों के हवाले से उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।